बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केजी नॉलेज हाउस। वीडियो नंबर 1 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जनरल साइंस क्लास 4th कैरेक्टरिस्टिक एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज़ यूनिट नंबर 1। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 इकोसिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट आवर मेन वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 54 इज़ व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इन एन एनवायरनमेंट। एक ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स मौजूद होते हैं। बी एरिया हैविंग अ ग्रुप ऑफ लिविंग एंड डेड थिंग्स। एक ऐसा एरिया जहाँ पर लिविंग और डेड चीज़ें मौजूद हो यानी जिंदा चीज़ें और मरी हुई चीज़ें मौजूद होती है। सी सिस्टम ऑफ लिविंग थिंग्स इन द इन्वायरमेंट। सी ऑप्शन में हमारे पास एक ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ लिविंग थिंग्स यानी जिंदा चीज़ें मौजूद हो उसको इन्वायरमेंट यानी कि इकोसिस्टम बोलते हैं। डी द कलेक्शन ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट इन एन एरिया। डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है क्योंकि इकोसिस्टम हमारे पास एक ऐसा कलेक्शन होता है, एक ऐसा मजमुआ होता है जिसमें दोनों लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स मौजूद होते हैं। लिविंग थिंग हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट को बोलते हैं और नॉन लिविंग थिंग हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट को बोलते हैं। तो एक ऐसा एरिया जिसमें एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट दोनों मौजूद हो उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स आर। जितनी भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो मस्ट ये चीज़ होंगे। कौन सी चीज़? एनिमल्स होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे, लिविंग थिंग्स होंगे या नॉन लिविंग थिंग्स होंगी। बायोटिक कंपोनेंट बायो के लफ्ज़ से निकला है। बायोटिक बायो का मतलब है लाइफ। तो बायोटिक कंपोनेंट हमारे पास वो कंपोनेंट्स होंगे जो जिंदा होंगे, जो लिविंग थिंग्स होंगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इज। हमारे पास एनवायरनमेंट का एबायोटिक कंपोनेंट इन ऑप्शन में कौन सा है? प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाटर। प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये तीनों ऑप्शन हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं क्योंकि ये लिविंग थिंग्स हैं। वाटर हमारे पास नॉन लिविंग थिंग है तो ये एबायोटिक कंपोनेंट है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57 फूड चेन। फूड चेन हमारे पास खुराक का चेन होता है जिसमें एक चीज़ जो है वो खुराक बनाती है और फिर वो दूसरे एनिमल्स में जाता है, फिर तीसरे एनिमल्स में, इसी तरह वो कंटिन्यूसली कभी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक वो फूड ट्रांसफ़र होता रहता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ फूड। सो फूड चेन कहाँ से शुरू होता है? प्रोड्यूसर से, कंज्यूमर से, डिकम्पोज़र से या फिर प्रोड्यूसर पर ख़त्म होता है। तो ये प्रोड्यूसर से शुरू होता है क्योंकि सबसे पहले हमारे पास खुराक बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्रोड्यूसर्स हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ख़ुद खुराक बनाते हैं। तो प्रोड्यूसर्स हमारे पास वो स्टेज है जहाँ से फूड चेन शुरू होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58 फॉर कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को चलाने के लिए या कंजर्व रखने के लिए हमारे पास कौन सी चीज़ ज़रूरी है? ए फॉरेस्ट आर बीइंग कट, जंगलात की कटाई। बी रोड्स आर बीइंग बिल्ट, यानी कि सड़कों को बनाना। सी ट्रीज प्लांटेशन इज़ बीइंग डन, दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा उगाना। डी फैक्ट्रीज आर बीइंग इंस्टॉल्ड, फैक्ट्रीज मीन्स कारखानों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना। जितने दरख्त ज़्यादा होंगे उतने ही हमारे पास इकोसिस्टम कॉन्टीन्यूसली ग्रो करेगा और वो एज आ प्रोड्यूसर काम भी करेंगे और ऑक्सीजन एंड फूड भी प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 फंगस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। फंगस किस चीज़ के एग्जाम्पल में आता है? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डिकम्पोज़र, नन ऑफ देम। फंगस हमारे पास डिकम्पोज़र की कैटेगरी में आता है क्योंकि ये ख़ुद खुराक नहीं बना सकते और ये क्या करते हैं? खुराक को डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं, तो ये डिकम्पोज़र की कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 60 एवरीथिंग इन एंड आउट विच कैन अफेक्ट आवर लाइव्स इज़ कॉल्ड। हर एक चीज़ चाहे वो बाहर हो या अंदर हो, दोनों सूरत में वो हमारी ज़िंदगी पर असर रखती हैं, उसको क्या बोलते हैं? वेदर, एरिया, एनवायरनमेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 61 आवर एनवायरनमेंट्स कंसिस्ट ऑफ। हमारा जो माहौल है उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, बोथ ए एंड बी। हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है क्योंकि एनवायरनमेंट में लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग दोनों एग्जिस्ट करती हैं।
क्वेश्चन नंबर 62, एनी नॉन लिविंग थिंग्स इज नोन एज, हर वो नॉन लिविंग थिंग चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफी, बायोटिक, एबायोटिक, नॉन ऑफ दीज। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है एबायोटिक, क्योंकि एबायोटिक का मतलब है कि जिसमें ज़िंदगी ना हो, तो वो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट आर, बायोटिक कंपोनेंट एनवायरनमेंट का कौन सा है? एबायोटिक कंपोनेंट हमारे पास वो होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड हो, सॉइल, टेम्परेचर, एयर, ऑल ऑफ दीज। अगर हम तीनों ऑप्शन को देख लें ABC को, तो हमारे पास तीनों ऑप्शन में नॉन लिविंग थिंग चीज़ें बयान की गई है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 64, एन एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक इन नेचर इज, कुदरत में एबायोटिक की मिसाल कौन सी है? प्रेसिपिटेशन, सनलाइट, मिनरल्स, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हमारे पास, या तीनों प्रोसेसेस नेचर में एबायोटिक से रिलेटेड हैं और ये नॉन लिविंग थिंग्स में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 65, इट इज़ नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट, कौन सा ऑप्शन हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट की कैटेगरी में नहीं आता? प्लांट्स, एयर, वाटर, लाइट। हमारे पास एयर, वाटर एंड लाइट तीनों नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो ये एबायोटिक कंपोनेंट की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन प्लांट हमारे पास लिविंग थिंग है, so this is biotic component, so option number A is correct. Question number 66, which of the following is a biotic component of ecosystem? ये हमारे पास 2019 में CT टेस्ट में ऑलरेडी आ चुका है। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इन ऑप्शन में कौन सा कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि वाटर, एयर और फायर तीनों एबायोटिक कंपोनेंट है। प्लांट इज लिविंग थिंग, सो इट इज ए बायोटिक component. Question number 67, sunlight is a abiotic component of the environment. ये भी 2016 में आ चुका है, तो हमारे पास सनलाइट जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट है। और इसी तरह हमारे पास इन ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन करेक्ट है जो सेम एबायोटिक कंपोनेंट के कैटेगरी में आता है? सो टेम्परेचर इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये हमारे पास नॉन लिविंग थिंग है। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट? इन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन लिविंग कंपोनेंट है? टेबल, पेन, ऑल ऑफ दीज, प्लांट्स। प्लांट्स हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि ये लिविंग थिंग है। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट? कौन सा ऑप्शन नॉन लिविंग कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का? हैन, प्लांट्स, सनलाइट, बर्ड्स। हैन, प्लांट, बर्ड्स तीनों हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन सनलाइट हमारे पास नॉन लिविंग कंपोनेंट है। क्वेश्चन नंबर 70, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, दे आर नोन एज। पौधे हमारे पास ऐसी ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने लिए खुराक खुद बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनको कहा जाता है कंज्यूमर, डिकम्पोजर, producers, none of these. Correct option is C, producers. Question number 71, aquatic plants, for example lotus, algae, are also dash. Aquatic plants हमारे पास वो plants होते हैं जो पानी के अंदर survive करते हैं, तो इनकी एग्जाम्पल हमारे पास लोटस, एल्गी, ये भी अपने लिए खुराक खुद बना सकते हैं, इनको भी हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज प्रोड्यूसर्स। क्वेश्चन नंबर 72, द लिविंग थिंग्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर थिंग्स आर कॉल्ड। वो जिंदा चीज़ें जो अपने लिए खुराक खुद नहीं बना सकती, बल्कि वो खुराक दूसरे जिंदा चीज़ों से या फिर प्लांट्स वगैरह से लेती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम कंज्यूमर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, ऑल द एनिमल्स आर। जितनी भी एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 74, द लिविंग थिंग्स विच ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपल कंपोनेंट फॉर देयर फूड फ्रॉम दीज आर कॉल्ड डैश। वो लिविंग थिंग जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, बल्कि डेड बॉडीज़ जो होती हैं, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे वो एनिमल्स की हो, उनको वो
ब्रेक डाउन करते हैं, उनको वो खाते हैं और उनको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं ताकि उनसे खुराक ले सके। उनको हम डिकम्पोजर बोलते हैं, जैसे कि फंगस। क्वेश्चन नंबर 75, अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया आर। बैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल में आता है क्योंकि बैक्टीरिया भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हमारे पास बैक्टीरिया किस कैटेगरी में आएगा? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, वायरसेस। बैक्टीरिया हमारे पास डिकम्पोजर की कैटेगरी में आएगा क्योंकि बैक्टीरिया हमारे पास मोस्टली क्या करते हैं कि अपने खुराक को डेड बॉडीज़ से लेते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करते हैं और उनको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं ताकि वो अपना खुराक उनसे ले सके। क्वेश्चन नंबर 76, फंजाई आर एन एग्जाम्पल ऑफ। फंजाई किसकी एग्जाम्पल में आता है? डिकम्पोजर्स। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर डिकम्पोजर्स। हमारे पास कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो डिकम्पोजर की एग्जाम्पल में आता है? ग्रीन प्लांट्स, मैन, लॉइन, बैक्टीरिया एंड फंजाई। सो करेक्ट ऑप्शन इज बैक्टीरिया एंड फंजाई। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में सबसे बड़ा सोर्स एनर्जी का कौन है? सन। क्वेश्चन नंबर 79, द डैश मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वो कौन सी चीज़ है जो सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से अपने लिए खुराक खुद बनाते हैं? वो हमारे पास प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपने लिए खुराक बनाते हैं और दूसरों को भी प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ दीज शोज द करेक्ट फूड चेन इन एन एनवायरनमेंट। ऑप्शन नंबर ए, सन, डिकम्पोजर्स, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स। हमने बताना है कि हमारे पास फूड चेन का एनवायरनमेंट में कौन सा करेक्ट ऑर्डर है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक ये फूड चेन शुरू होता है और कहाँ से कहाँ तक ये एंड हो जाता है। शुरू और एंड तक हमने प्रोसेस करेक्ट सीक्वेंस में बताना है। बी, सन, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर्स। सी, सन, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। डी, सन, प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर्स, कंज्यूमर्स। अगर हम सी ऑप्शन को देख लें, सन से रोशनी मिलती है और प्रोड्यूसर्स फिर खुराक बनाते हैं, फिर इन प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स खाते हैं और कंज्यूमर्स को फिर डिकम्पोजर्स खाते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 81, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन एनिमल्स प्रोड्यूसेस। रिस्पायरेशन के दौरान एनिमल्स कौन सी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। रिस्पायरेशन के दौरान एनिमल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन करते हैं और ऑक्सीजन को वो यूटिलाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड। वो एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं उनको बोलते हैं हार्बिवोर्स। क्वेश्चन नंबर 83, हार्बिवोर्स। हार्बिवोर्स देखने हैं कि हमारे पास कौन से ऑप्शन में जो एनिमल्स हैं वो हार्बिवोर्स की कैटेगरी में आते हैं? कैटरपिलर, काउ, मंकी, ह्यूमन, लॉइन, ईगल। नन ऑफ दिस। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो हार्बिवोर्स की कैटेगरी में आता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं और इसके अलावा किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म को एज अ फूड यूटिलाइज नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 84, द एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड। वो जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं उनको क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स। क्वेश्चन नंबर 85, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स की एग्जांपल में अगर हम देख लें तो लॉइन एंड टाइगर्स आते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड। वो जानवर जो दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को खाते हों उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ऑमनिवोर्स। क्वेश्चन नंबर 87, ह्यूमन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। इंसान किसकी मिसाल में आता है? डिकम्पोजर, कार्निवोर्स, हार्बिवोर्स, ऑमनिवोर्स। ऑमनिवोर्स की कैटेगरी में आता है क्योंकि इंसान प्लांट्स को भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को भी खा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, क्रो, बियर एंड बर्ड्स आर। क्रो, बियर एंड बर्ड्स ये हमारे पास किस कैटेगरी में आते हैं? ओमनिवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, ईटिंग एंड बीइंग ईटन इन एनिमल्स इज कॉल्ड। ईटिंग मतलब खाना एंड बीइंग ईटन किसी की खुराक का हिस्सा बन जाना। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फूड चेन, जिसमें खाया भी जाता है और फिर खुद वो किसी और का खुराक बन जाता है, तो इसको हम फूड चेन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, विच टाइप फीडिंग रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। इस तस्वीर को गौर से देखने के बाद हमें इससे क्या शो होता है कि इसमें
कौन सा फीडिंग रिलेशनशिप बयान किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं फीडिंग सीक्वेंस, फूड चेन, फूड वेब, न्यूट्रिशन चार्ट। यहाँ पर हमारे पास फूड चेन तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस वाइज नहीं बताया गया, बल्कि ये फूड वेब है, क्योंकि ये जाल के टाइप एक बयान किया गया है कि इसका इसके साथ भी रिलेशनशिप है, इसका इसके साथ भी रिलेशनशिप है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स बताए गए हैं। तो ये हमारे पास फूड वेब की कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 91, कैक्टस इज फाउंड इन, कैक्टस कहाँ पर पाया जाता है? डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 92, द एनिमल्स लिविंग ऑन द लैंड रिस्पायर, जो जानवर ज़मीन पर रहते हैं वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस किसके थ्रू करते हैं? स्किन, गिल्स, लंग्स, नन ऑफ दीज। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन लंग्स है। क्वेश्चन नंबर 93, द एनिमल्स लिविंग इन वाटर ब्रीथ बाय, वो जानवर जो पानी में रहते हैं वो सांस किसके ज़रिए लेते हैं? गिल्स के ज़रिए। क्वेश्चन नंबर 94, द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स दैट लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड आर, वो जानवर जो ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं, उनके एग्जाम्पल में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? टर्ड्स, फ्रॉग, सैलमेंडर्स। ये सारे तीनों की तीनों हमारे पास इन्हीं एग्जाम्पल में आते हैं, जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, मोस्ट फोटोसिंथेसिस अकरिंग इन द सीज इज डन बाय, सीज यानी समंदर के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मोस्टली किसके ज़रिए होता है? सो दैट इज़ एल्गी। क्वेश्चन नंबर 96, बोट शेप बॉडी ऑफ फिश हेल्प्स देम इन, फ़िश की जो बॉडी होती है वो किश्ती की शक्ल की बनाई जाती है, यानी कि बोट शेप बॉडी होती है। तो ये जो फ़िश की जो बॉडी है, अगर वो इस तरीके से बनाई गई है तो वो इनको किस चीज़ में मदद देती है? मूवमेंट, रिस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन। जब फ़िश स्विमिंग करते हैं तो हमारे पास इनकी स्विमिंग तब ही ईजियर होती है जब इनकी बॉडी इसी तरीके से बनाई जाए जैसे हमारे पास बोट शेप बॉडी हो। अगर ये किसी और तरीके से बनाई जाती या फिर रेक्टेंगुलर या फिर कोई और शक्ल दी जाती तो इनकी मूवमेंट थोड़ी सी मुश्किल हो जाती। मूवमेंट को आसानी करने के लिए या मूवमेंट को आसान करने के लिए बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 97, इन विच एनवायरनमेंट एनिमल्स हैव थिक स्किन्स, कौन सा एनवायरनमेंट में एनिमल्स की बहुत ज़्यादा सख्त स्किन होती है? वाटर एनवायरनमेंट, एयर एनवायरनमेंट, लैंड एनवायरनमेंट। तो लैंड एनवायरनमेंट एक बहुत ज़्यादा हार्श एनवायरनमेंट होता है जिनमें मोस्टली एनिमल्स की थिक स्किन्स एंड थिक फर्स होते हैं। Question number 98, an animal that kills and eats another animal is called, वो जानवर जो दूसरे जानवरों को खा जाते हैं या फिर उनको मार देते हैं उनको क्या बोलते हैं? Predators. Question number 99, an animal that kills and eats predator is called, प्रेडेटर तो वो होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं या फिर उनको मारते हैं, लेकिन अगर इन्हीं प्रेडेटर को कोई दूसरा जानवर खा लेता है या इनको मार देता है तो वो दूसरा जानवर प्रे कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेडेटर्स एंड प्रे इज कॉल्ड, प्रेडेटर और प्रे के बीच में जो ताल्लुक होता है उनको प्रेडेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, इन द फॉलोइंग फूड चेन सनलाइट, ग्रॉस, रैबिट, लॉइन, ये एक फूड चेन गिवन है। द रिलेशनशिप ऑफ लॉइन टू रैबिट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लॉइन से रैबिट तक जो रिलेशनशिप है वो किसकी एग्जाम्पल है? मतलब रैबिट को कौन खाता है या लॉइन को कौन खाता है? तो रैबिट को लॉइन खाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रीडेशन। एक इसमें प्रे होगा और दूसरा इसमें प्रीडेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 102, When a lion hunts and eats deer, the lion is a, जब शेर बारहसिंगे का शिकार करेगा या फिर उसको खाएगा तो लायन क्या कहलाएगा? प्रीडेटर डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 103, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन इज़ हार्म्ड एंड अदर इज़ हेल्प्ड, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं लेकिन उनमें से एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा मिलता है और एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान मिलता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिज्म। क्वेश्चन नंबर 104, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खुराक के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट। क्वेश्चन नंबर 105, वी आर द होस्ट एंड मॉस्कीटो इज अ, हम होस्ट है और मॉस्कीटो क्या चीज़ है?
पैरासाइट है, मतलब मॉस्किटो जो है वो हमसे खुराक लेते हैं और हम पे डिपेंडेंट है और हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो ये क्या है? मॉस्किटो इज़ अ पैरासाइट। क्वेश्चन नंबर 106, अ रिलेशनशिप इन विच टू लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड डिपेंड ऑन ईच अदर इज कॉल्ड। एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में रहते हो और एक दूसरे पे डिपेंड भी करते हो, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। क्वेश्चन नंबर 107, डॉल्फिन इज अ, डॉल्फिन क्या चीज़ है? मैमल्स। क्वेश्चन नंबर 108, विच इज़ द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? सहारा डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 109, द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड सहारा इज सिचुएटेड इन द कॉन्टिनेंट। दुनिया का सबसे बड़ा सहरा कहाँ पर पाया जाता है? कौन से बराए आज़म में पाया जाता है? अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 110, द डेजर्ट लोकेटेड मियाँ वाली एंड बखर इन पाकिस्तान आर कॉल्ड। वो सहरा जो मियाँ वाली और बखर में यानी पाकिस्तान में पाया जाता है उसका नाम है थाल। क्वेश्चन नंबर 111, द डेजर्ट लोकेटेड इन द साउथ ऑफ पंजाब इज कॉल्ड। पंजाब में जो सहरा मौजूद है उसका नाम है खुलिस्तान। क्वेश्चन नंबर 112, द डेजर्ट लोकेटेड इन सिंध इज कॉल्ड। सिंध में जो सहरा वाक़या है उसका नाम है थार।